वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। हमारे मेहमान की तरफ जाते हैं और जिस तरह हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि अगर हम इस बारे में बात करें कि हम अमूमन मुख्तलिफ इंडस्ट्री का कंपैरिजन जो है वो हमारे हमसाय ममालिक के साथ करते हैं और स्पेशली इंडिया के साथ हम करते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि इंडिया में, अफगानिस्तान में और ईरान में, चाइना की तो चले हम बाद में बात करते हैं क्योंकि उनके साथ तो कंपैरिजन वैसे मुश्किल है, तो इनके साथ हमारा कंपैरिजन अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्टर की इंडस्ट्री को देखें तो किस तरह से है? जी बेहतर है। मैं इसमें बताता हूँ कि स्टैटिक्स में अगर आप देखें तो एक इंडेक्स है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स का, उसमें पाकिस्तान 121वें नंबर पे है और बाकी जो इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये कोई 86 के नंबर पे है। ठीक है, पाकिस्तान तो बहुत पीछे है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात जो एक्सल लोड लिमिट की आप कर रहे थे, हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो एक्सल लोड लिमिट के ऊपर देखे ना कि इंडिया में भी एयरफोर्स है, कानून एक हद है, अनलिमिटेड नहीं वहाँ पे चल रहा है और ये पाकिस्तान से कम है। यहाँ पे हमारी गाड़ी को अगर 58.5 टन वाला है ना, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी गाड़ी है, उसको वेट ले जाने की 58.5 टन वजन की जरूरत है, तो इंडिया में वो वजन 55 टन है। इसी तरह अफगानिस्तान की मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जो जंग ज़दा इलाका था वहाँ पे भी एक्सल लोड लिमिट इन फोर्स है। अच्छा। पाकिस्तान से गाड़ी हमारी 100 टन वजन लेके अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाती है तो वहाँ पे वो शिफ्ट होता है 2-3 गाड़ियों में और उसके बाद अफगानिस्तान में दाखिल होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से 100 टन गाड़ी लेके जाएंगे और वो 100 टन जाने देंगे। अच्छा। मजे की बात बताता हूँ, मुझे भी अभी पता चली गई थी, मीटिंग में था जो नए मिनिस्टर है असर महमूद वज़ारत मवासलात के, इनके साथ, तो वहाँ पे हमारे एक पश्तून भाई थे वो जो केपीके में ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं, उन्होंने बताया कि जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है इन्होंने 2 टन और रिड्यूस कर दिया है। अच्छा। जो पहले वेट चल रहा था उनके लोड लिमिट थी उससे भी 2 टन कम कर दिया। इस वजह से उन्होंने कहा कि हम जो रोड्स पहले बने हुए हैं ये हम दोबारा तो बना नहीं सकते, पहले तो चलो। अच्छा। तो लिहाजा चूंकि हम दोबारा बना नहीं सकते तो कोशिश करेंगे कि इन्हीं को ज्यादा देर इस्तेमाल कर ले, लिहाजा 2 टन उन्होंने लोड लिमिट और कम किया। अच्छा। और एक वाकया आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ से सीमेंट जाता था अफगानिस्तान में, क्योंकि यहाँ से सारा एक्सपोर्ट होता रहा, तो 1-2 दफा ऐसा हुआ कि वहाँ पे मुकामी ट्रांसपोर्टर्स ने वायलेशन की इसकी लोड लिमिट की, जो वेट था वहाँ पे मुकर्रर उससे ज्यादा गाड़ी के ऊपर ओवरलोड करके ले गए, तो उन्होंने वो पानी का पाइप लगा के सारा सीमेंट के 2 गाड़ियां थी, 2 या 3, उनके ऊपर पानी के पाइप से पानी वो सारा डाल के सारा सीमेंट। अच्छा। उनको नसीहत देने के लिए कि दोबारा आपने इसको वायलेट नहीं करना, कानून है तो इसको फॉलो करें। वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है पाकिस्तान में। आप मिसाल लेते साहिवाल से फैसलाबाद रोड बना था, जी, ये तो 2 साल में तबाह हो गया। तो सारे वो चन्योट से जो पत्थर के डंपर आते थे सरगोदा वाली साइड से, उन्होंने वो रियासत को या यहाँ से गंदम और मकई लेके ओवरलोड डंपर जाते थे, उन्होंने ये रोड 2-3 साल में बर्बाद कर दिया और उसका खमियाजा ये सारे शहरों के लोग आज भुगत रहे हैं। तो जो सफर हम पहले कर लेते थे 1 घंटे में, उसके लिए 2 घंटे 2.5 घंटे अब जाया करने पड़ते हैं और रोड सारा बर्बाद हो गया। जो 30 साल चलना था वो 3 साल में टूट गया। ठीक है, ये हाल है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है, N5 बर्बाद हो गई है आपकी और इनके पास पैसे नहीं है रोड्स के ऊपर वो पैचेस लगाने के लिए, उसको दोबारा रिपेयर करने के लिए। बर्बाद हो रहा है लोडिंग की वजह से, हादसात में लोग मर रहे हैं, कॉस्ट हमारी बढ़ रही है ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो टायर सारे इंपोर्ट करते हैं टायर, हम 22 व्हीलर गाड़ी को तो हमने हर साल 22 टायर डालने होते हैं ना। ठीक है, लाइफ इतनी है 8-9, ठीक है, 1 साल ज्यादा से ज्यादा चल जाएगा। ठीक है, तो वो जो उसमें 1.5 लाख रुपए की जोड़ी हो गई है टायरों की पर पेयर, तो हम 18 लाख रुपए के टायर बाहर से मंगवा के जो पैसा बाहर बेचते हैं वो टायर हम गाड़ियों को डाल रहे हैं। तो इस कदर जो कॉस्ट है जो बेयर करनी पड़ रही है हमारी इकोनॉमी के लिए, ये बड़ी खतरनाक है। पार्ट्स इस वक्त इतने महंगे हो गए और सारे पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। अगर ओवरलोडिंग के चलते हुए ये सारी चीजें देखें तो ये इसका नुकसान इस कदर ज्यादा है कि अगर सिर्फ इस एक चीज के ऊपर काबू पा लिया जाए तो हमारी इंडस्ट्री भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है और पाकिस्तान भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर कमा सकता है, बचा सकता है इस एक कानून के ऊपर इन्फोर्समेंट। एक क्विक आंसर कीजिएगा कि अगर आपकी गाड़ी है वो 1.5 करोड़ की है बिलफर्ज और उसके ऊपर जो माल लदा हुआ है वो भी जारी बात है किसी का पैसों का ही है, अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो ये एक इंडस्ट्री मालिक का ही उसके ऊपर एक माल जा रहा है जो तरसील हो रही है, तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि इंडस्ट्री जो है वो तो नहीं इसको आने, तो क्या आप नहीं समझते कि इंडस्ट्री के उस माल को भी फिर नुकसान पहुंच सकता है, वो भी किसी ना किसी हद तक हो जाता है, या
को परवाह नहीं है, वो आपके हवाले हो जाता है। परवाह तो उन्हें बड़ी होती है, क्योंकि उनको परवाह इसलिए आप कह सकते हैं नहीं होती कि वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारी 1.5 करोड़ की गाड़ी के ऊपर हमने 2 करोड़ का उनका माल लोड कर लिया है, तो हमने वो सिर्फ फ्रेट के पैसे नहीं लेने, उसकी इंश्योरेंस भी सारी हमारे खाते में आ गई। अच्छा, ये भी एक पाकिस्तान में एक वो अजीब सा सिस्टम चल रहा है कि मैंने तो किराया लिया 60,000 या 1 लाख रुपए गाड़ी को एक शहर से माल उठाया और दूसरे शहर में जाके उतारने का। अब उसकी इंश्योरेंस भी वो जबरदस्ती मेरे खाते में, जो वो जिम्मेदारी जिसको रियासत नहीं उठा रही। रियासत हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही कि हम हमारा माल चोरी नहीं होगा। बल्कि आम वाकया हो जाती है, गाड़ी छीन के ले जाते हैं, ड्राइवर्स को मर्डर कर देते हैं, और इस तरह के रोज हम सुनते हैं, माल उतार लेते हैं गन पॉइंट के ऊपर, गाड़ी छीन ली, माल उतार लिया। अब वो जो जितना नुकसान होगा वो गाड़ी मालिक ने भरना है। ठीक है। जिसकी 2 करोड़ की चीनी थी, 1 करोड़ की चीनी थी, उसकी अगर रास्ते में हमारी गाड़ी कल्टी हो गई है ओवरलोडिंग की वजह से, हादसे की वजह से, अल्लाह माफी दे, नागानी आफत आ जाती है, बारिश की वजह से, आंधी की वजह से, कोई तूफान आ गया, कोई सैलाब आ गया, तो किसी भी वजह से माल को कोई भी नुकसान पहुंच जाए, उसका खमियाजा, उसका मुआवजा, उसका जो कीमत अदा करनी है वो गाड़ी मालिक ने अदा करनी है। अच्छा। अब ये जुल्म इतना बड़ा है कि इसमें भी हमारे कई गाड़ी मालिक बेचारे वो कारोबार से हाथ धो बैठते हैं कि गाड़ी के ऊपर माल लोड किया, 1-2 गाड़ियों का मालिक है, हो सकता है कि उसकी गाड़ी भी किस्तों की हो, और रास्ते में कोई हादसा हो गया, माल का नुकसान हो गया, अब वो गाड़ी बेच के ही उसका नुकसान पूरा करता है। आपको पता नहीं उसका घर कैसे चलेगा। इसकी मिसाल अभी पिछले दिनों बीबीसी ने एक रिपोर्ट किया था, इधर एक उसके ऊपर मेरा ख्याल वो तूड़ी लोड थी, अच्छा, भूसा लोड था, तो उसको आग लग गई, पता नहीं कैसे लगी, वो बेडफोर्ड ट्रक था। तो उसका जो ड्राइवर है उसने वो आग से बचाने के लिए गाड़ी को और लोगों को, वहां पे जो होटल में वो साथ थे, उन लोगों को बचाने के लिए उसने वो ट्रक नहर में फेंक दिया। ठीक। तो जब उससे सवाल किया वो ने कि आपने अपनी जान को खतरे में डाला, आग लगी थी तो आप छोड़ के भाग जाते। उसने कहा जी कि मेरा ट्रक किस्तों का था, और अगर इसके ऊपर इस आग की वजह से किसी की गाड़ी और जल जाती या किसी का और इंसानी जान को नुकसान पहुंच जाता, तो मैं वो पैसे कैसे पे करता। तो मैं उससे बेहतर ये था कि मैं अपनी जान को खतरे में डालता, और मैंने वो किया और गाड़ी जाके नहर में मैंने उतार दी। और अभी भी वो कह रहा था कि इस आग की वजह से एक मोटरसाइकिल को आग लगी है, एक और हुआ, तो मुझे उसको एक को 30,000 रुपए देने पड़े हैं, और दूसरे का भी नुकसान मैंने भरना है। और यही सूरत हाल है हमारे जो अक्सरियती ट्रांसपोर्टर है वो ऐसे ही है। एक गाड़ी का मालिक है, 2 का मालिक है, 3 का मालिक है, और उनमें से भी 1-2 गाड़ियां उसकी किस्तों पे ली हुई है जो उसने लीज देनी है। अब इन हालात में जब उसके ऊपर इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी थोप दी जाती है, तो वो बेचारा किसी ना किसी लेवल पे जाके मर जाता है, कारोबार में उसका डिफॉल्ट कर जाता है, और वो गाड़ियां भी जाती रहती हैं, सारी जिंदगी की मेहनत भी जाया हो गई। बतौर पाकिस्तानी तो अमूमन हमारी जो आवाम है वो किसी न किसी उम्मीद से रहती है। तो आजकल हम इस उम्मीद से हैं कि सी पैक जब फुल फ्लैज तरीके से काम करेगा तो पाकिस्तान में खुशहाली का एक नया दौर आ जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि जब सी पैक आएगा तो क्या वो खुशहाली आप तक भी पहुंचेगी या आपसे दूर रह जाएगी? 5 साल हो गए, हम 6 साल सी पैक का सुनते हमने बनी देख भी ली, लेकिन बदकिस्मती से ओवरलोडिंग की वजह से उन मोटरवेज को भी हम इस्तेमाल ना कर पाए। अच्छा, ये मोटरवेज बनाई ही गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए गई थी, ये मोकारों के लिए थोड़ी है। सारी बात सी पैक का मतलब ही ये है कि वहां से सारा सामान तरसील किया जाए चाइना तक। सी पैक का पूरा अगर रूट देखा जाए तो इसका बुनियादी मकसद, और आप ये कह रहे हैं कि किसी मोटरवे के ऊपर जो है वो नहीं, हम नहीं है, आप देख लें, आप अपने तौर के ऊपर विजिट कर लें। ये सबसे मेन तो आपको मैं मिसाल देता हूँ मुल्तान से सक्कर मोटरवे की, तो आप इसके ऊपर चले जाए, आपको बसें नजर आएंगी, कारें नजर आएंगी, हमारी गाड़ियां किधर है वहाँ पे। गुड ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो सारा N5 के ऊपर जा रहा है, हमने 100 टन वजन लेके जाना है। अच्छा, मतलब हमें तो गवर्नमेंट मजबूर करती है ना कि आप डालो, हमारी तो तरले करती है। जब हमने हड़ताल की थी कि हमने ओवरलोडिंग नहीं करनी, तो ये सारे मिनिस्ट्री बैठ के हमारी मिन्नतें कर रहे थे कि नहीं जी आप ओवरलोडिंग करें, हमने इंडस्ट्री को रिलीफ देना। इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मान रहा, वो चाहता है कि आप ओवरलोडिंग करें। अच्छा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए खुदारा आप ओवरलोडिंग करें, ये इस वक्त हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप ओवरलोडिंग से इनकार। अच्छा। तो जब हमें स्टेट जबरदस्ती के, बल्कि पोर्ट्स, वहां पे पोर्ट्स पे सारी ये कराची से मतलब सारी ट्रांसपोर्टेशन की वो हब तो वही है ना जी, वो गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर है, होना है वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर है। तो वहां से 80 टन 100 टन वजन मिल रहा है, आप गाड़ियों के ऊपर लोड करें, जाएं, ओवरलोडिंग करके लोगों को मारें, सड़कों को बर्बाद करें, अपनी गाड़ियों का बेड़ा गर्क करें। और मोटरवेज पे चूंकि
वो चाइनीज के अंडर में आती हैं, वहां पे तो जी, जी। हो नहीं सकती। ठीक ठीक। तो फिर हमें जबरदस्ती शहरों में जाना पड़ता है, बल्कि धकेला जाता है शहरों में जो है। मोटरवेज हमारे लिए थोड़ी है जी, हम तो कहाँ इस्तेमाल तो आप नहीं समझते कि जब सी पैक फुल तरीके से काम करेगा, जब गवादर पोर्ट फुल तरीके से काम करेगी, तो जितना माल बाहर से आएगा वो आपकी ही गाड़ियां उठाएंगी सर ना? जी अभी तो इस इंडस्ट्री में बैठ के जो हम इस वक्त देख रहे हैं, फिलहाल तो सी पैक हमें चलता हुआ या इस तरह फुल फ्लैज चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आ रहा होता या पिछली गवर्नमेंट में हम देखते कुछ चीजें हो रही होती तो नजर आ जाता। फिलहाल तो सिर्फ ये एक दिलासा है, और बेनिफिट पता नहीं किस वक्त होगा। वो अगर बेनिफिट होगा भी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो आम ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो सलूक गवर्नमेंट उनके साथ कर रही है, हम इस पैक से फायदा उठा सकेंगे। अच्छा। अगर ये कभी ऑपरेशनल होता है, जिस तरह की इसके तवक्कात व्यवस्था की जा रही है, जिस तरह इसको पेश किया जा रहा है, अगर ये उस लेवल पे कभी आता है तो फिर ये बड़े मगरमच्छ ही आएंगे, जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की कंपनियां हैं, बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां, या पाकिस्तान में 2-4 बड़े ग्रुप हैं ट्रांसपोर्ट के, फिर वो ही फायदा उठाएंगे। या मैं कहता हूँ कि कौमी ठेकेदार हैं हमारे जो एनएलसी वाले, वो इस वक्त बहुत बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, बल्कि वो सारा माल वही लेके जा रहे हैं, वो जबरदस्ती भी उनको ठेके में करते हैं। हमारे सारे ठेकेदार फारिग हो गए हैं। अभी गंदम का ठेका हुआ है तो उसमें एनएलसी के अलावा कोई बंदा ले ही नहीं सकता। अब वो क्या करते हैं, 12,000-13,000 टन में वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, आगे हमारे गाड़ी मालिक को दे रहे हैं 4,000-5,000 रुपए, 4,000-5,000 रुपए पर टन का वो कमीशन ही खाई जा रहे हैं। तो इसी तरह सीपैक में होगा, घर बैठे मतलब कॉन्ट्रैक्ट एनएलसी ने ले लिया, आगे उसने किसी छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उसने आगे और ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियां लगा दी, तो काम सारा बाकी लोग कर रहे हैं, प्राइवेट हम लोग ठीक है, उनका कमीशन वो खा रहे हैं। तो सीपैक में भी यही होगा। तो अब हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे, हमारी गाड़ियां अपग्रेड नहीं होंगी, हमें मैं इसी तरफ आने लगा था कि क्या आप समझते हैं कि अगर सी पैक मुकम्मल तौर पे आ जाता है तो क्या यहाँ का जो ट्रांसपोर्टर है पाकिस्तान का, क्या वो उस सामान को तरसील करने की हैसियत भी रखता है? नहीं, जिस तरह से हम ये बात करते हैं कि जिस तरह एनएलसी ने ठेका ले लिया, तो क्या एनएलसी के मुकाबले पे क्या यहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्टर है वो उतनी गाड़ियां प्रोवाइड कर सकता है? मुकाबले में तो कोई भी नहीं आ सकता लोकल, जो भी मतलब चाहे वो 2,000 गाड़ी का मालिक ही क्यों ना, उनके मुकाबले में तो कोई भी नहीं ठहर सकता। लेकिन ये है कि चंद बड़े जो ग्रुप है पाकिस्तान में, फिर वही उसके बेनिफिशियरी होंगे या इंटरनेशनल कंपनियां आएंगी। हमारे जो एवरेज ट्रांसपोर्टर की कंडीशन है, जो उसका स्टेटस है फाइनेंशियली, जो उसको मुश्किलात दरपेश है, या गवर्नमेंट ने जिस तरह उसको फुडे लाइन लगाया हुआ है, मैं नहीं समझता कि हमारा आम ट्रांसपोर्टर इससे कोई बेनिफिट हासिल कर सकेगा। हम तो रह जाएंगे लोकल रूट्स के लिए, 2-4, 10-10, 50-50 गाड़ियों वाले लोग, वो बड़े फ्लीट ऑपरेटर 2-4 जो बेनिफिशियरी इसके होंगे। मुझे नहीं लगता कि हमारी गाड़ियां या हमारा फ्लीट इस कदर इस काबिल होगा, या हम कभी अपने फ्लीट को उस लेवल पे अपग्रेड कर सकेंगे। क्योंकि मैं देखें कि किसी भी शोबे में इन्वेस्टमेंट बड़ी उस वक्त ही बंदा करता है जब उसमें कुछ चार्म नजर आ रहा है। मुझे नजर आ रहा है कि मेरी 1-1.5 करोड़ रुपए वाली गाड़ी भी कुछ नहीं बचा रही, वो रोड्स के ऊपर उसको मसाइल दरपेश है, वो उसको कोई हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है, कोई कानून कायदा नहीं है, इंश्योरेंस का कोई कानून नहीं है। अगर रास्ते में कोई हादसा हो गया तो मेरी तो कोई FIR भी दर्ज नहीं करता, माल चोरी हो गया तो थाने वाले को रिश्वत दे के मुझे FIR दर्ज करवानी पड़ती है। फिर लेबर का देखिए ना कि फैक्ट्री वाला है, वो कहता है गाड़ी मंगवाता है कराची से लाहौर सामान भेजने के लिए, तो गाड़ी मंगवाने के बाद वो लेबर उसके साथ बदमाशी कर रही होती है, लेबर को भी पैसे हम देते हैं, गाड़ी लोड करने की जो मजदूरी है, उसको खाली करने की मजदूरी है, वो गाड़ी मालिक अदा करेगा। हॉल्टिंग चार्जेस का कोई सिस्टम नहीं। अभी गंदम की मिसाल देता हूँ, सरकारी गंदम आ रही है, जहाज लग गया कराची एयरपोर्ट पे, तो उसके ऊपर अब 5 दिन लोडिंग ना हो, गाड़ी मालिक को 1 रुपया नहीं मिलेगा। यहाँ आप टैक्सी मंगवा लेना भाई, 10 लाख 12 लाख 15 लाख की एक कार, वो भी 2 घंटे वेट करने के पैसे चार्ज करते हैं, आपने इंतजार। हमारी गाड़ी 2 दिन की लोडिंग के लिए खड़ी रहे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी, तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता। खाली 5 दिन जाके ना हो, 10 दिन खाली ना हो, उसको 1 रुपया नहीं दिया जाता हॉल्टिंग चार्जेस का। और अगर उसके ऊपर सामान है तो वो उस वक्त तक सामान तो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी गाड़ियों की मतलब फैक्ट्रियों के बाहर खड़ी गाड़ियों की बैटरियां चोरी हो जाती हैं, डीजल चोरी हो जाता है, ड्राइवर से मोबाइल छीन के ले जाते हैं डकैत, ना कोई सिक्योरिटी दी जाती है और ना उसका कोई जिम्मेदार है। तो इन कंडीशंस में कोई कैसे सोचेगा कि वो और इन्वेस्टमेंट करे? मेरे पास अगर 10 गाड़ियां, तो मैं तो उनसे ही प्रॉफिट नहीं अगर कमा पा रहा, तो मैं सी पैक के लिए 10 नई गाड़ियां क्यों बनाऊंगा? ठीक है, तो ये एक हम सोचनाक सूरत है। प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया, आखिरी सवाल की तरफ हम जाते हैं। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि लोग क्यों आएंगे, लेकिन हमने देखा है कि पिछले दिनों में
इंटरनेशनल स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं पाकिस्तान में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट में है, जिसमें ब्रिज लिंक और एक और कंपनी ट्रकेट है, उन्होंने एक बहुत बड़ी फंडिंग उठाई है बाहर के इन्वेस्टर्स से जो पाकिस्तान में काम करने आ रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि इतने मसाइल इसमें गंभीर मसले हैं, तो फिर ये कंपनीज किस तरह सर्वाइव करेंगी या इनका क्या मुस्तकबिल देखते हैं? कंपनीज बड़ा अच्छा एक सेटअप लेके आई थी, लेकिन इनका मॉडल मेरा ख्याल गलत था। बिजनेस का जो मॉडल था ना जी, वो ये मिडल मैन थी कंपनियां, ये ट्रांसपोर्टर नहीं थे। इनका जो मॉडल था, ये जो मैंने ट्रक अड्डे यानी कि ये उबर और करीम की तरह काम करने लगे। ये ट्रक अड्डे वाले को जो हमारा रवायती अड्डे वाला था या ब्रोकर था, ये उसकी रिप्लेसमेंट उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, अच्छा। लेकिन इन्होंने जो नुकसान किया मार्केट में आके, इन्होंने मॉडल इसलिए कि इनके पास पैसा था बाहर इन्वेस्टर का। एक को मेरा ख्याल $15 लाख मिले, दूसरी ने $17.5 लाख इन्वेस्टमेंट हासिल की, और वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने सारी बर्न की इसको पाकिस्तान में फरोग देने के लिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए। इरादा तो उनका यही था कि बाकी सारे मार देंगे हम, ब्रोकर और अड्डे वाले, और फिर उसके बाद बादशाही करेंगे, गाड़ी वाले के साथ भी बार्गेनिंग करेंगे कम से कम रेट में, मतलब अपने प्रॉफिट की मॉडल को वो प्रॉफिट में लेके जाएंगे अपने मॉडल को, बिजनेस के। लेकिन ये चल नहीं पा रहे। अच्छा, अभी आप एयरलिफ्ट की मिसाल देख लें, उन्होंने क्लोज कर दिया। मेरे ख्याल $110 मिलियन की उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट आज तक की थी, और जब इन्वेस्टमेंट पीछे से और बर्न करने को नहीं मिल पा रही थी, तो अब उन्होंने अपना ऑपरेशन पाकिस्तान में बंद कर दिया। तो उस इतने बड़े स्टार्टअप का फेल होना इन सब के लिए भी खतरे की घंटी है। अब मेरी मालूमात के मुताबिक ट्रक अपने 80% एम्प्लॉयज फारिग कर चुकी है, हालांकि $17.5 लाख इन्वेस्टमेंट इन्होंने भी हासिल की थी, फॉरेन फंडिंग इन्होंने। सही। ब्रिज लिंक है, तो उसके भी हालात इसी तरह चल रहे हैं। अच्छा, तो कामयाब नहीं हो पा रही, और इनकी नाकामी की भी एक बड़ी वजह पाकिस्तान में गुड्स ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन का ना होना है। ये भी इसीलिए नाकाम हो रहा है। बहुत बड़ी फंडिंग थी, जो बड़ी फंडिंग थी ना, उसको एक तो इन्होंने अच्छे तरीके से बर्न नहीं किया, और दूसरा चूंकि पाकिस्तान में कोई कानून कायदा नहीं है, तो ये बेचारे चल नहीं पा रहे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये टॉपिक तो बहुत वसी है, तो हम इसके ऊपर फिर कोई एक और प्रोग्राम रखेंगे ताकि हमारे नाजरीन जो है वो उनको मजीद पता चले किस इंडस्ट्री में क्या चल। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी, और हम कोशिश करेंगे कि वैसे को हम फिर किसी और प्रोग्राम में लेके आए, और जौन से टॉपिक्स के ऊपर या जौन से मुद्दों के ऊपर भी हम बात नहीं कर सके, वो भी उसके अंदर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।